आरसीपी सिंह अपना भी सिक्का चलाते रहेंगे। आरसीपी सिंह संगठन के भले ही अध्यक्ष हो ना हो, लेकिन आरसीपी सिंह के पास आज भी मत्था टेकने वालों की कमी नहीं है। जदयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं 2 भाग में बांट दीजिए। अगर एक भाग आरसीपी की तरफ है तो दूसरे में से भी आधे लोग आरसीपी के दरवाजे पर माथा टेकने आते हैं। उन्हें पता है कि नीतीश के लौ कुश समीकरण में जो लौ जल रही है उसमें आरसीपी सिंह का भी योगदान है। जदयू का खेल प्रकोष्ठ हो, क्रीड़ा देखिए होता है खेल प्रकोष्ठ हो या फिर सेल प्रकोष्ठ हो, सब में जो आरसीपी सिंह के स्लीपर सेल्स हैं उन सब को हटाया जाएगा और नए समीकरण के तहत, ललन सिंह के समीकरण के तहत, जिसमें जोड़ घटाव करके लोगों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जो कि पूरे चुनाव में नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण में 2% 4% पर सीट वोट काटते गए, उन्हें रोका। जो अपनी पार्टी को बिहार की सत्ता में नहीं ले आ पाए वो जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाकर उभारने की बात कर रहे हैं। कैसे? नीतीश कुमार दोनों सीटों को जीतने के साथ साथ लवकुश समीकरण को भी साध लेते हैं। इन दोनों सीटों पर नीतीश कुमार ने लवकुश समीकरण को साधा है और साधने के साथ साथ दोनों जगहों पर अपनी जीत भी सुनिश्चित की है। यह स्थापित होता है कि नीतीश कुमार का लवकुश आने वाले समय में बिहार में लालू यादव के एमवाई पर भारी पड़ेगा। बिहार में नंबर 1 से नंबर 3 तक पहुंचने में नीतीश कुमार की ताकत कितनी कम हुई है। क्या नीतीश कुमार अब वाकई डाउन स्लोप पर है, अब अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाएंगे? तो चुनाव के बाद के पैंतरों को नीतीश कुमार के देखकर ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अपनी ताकत को संचित कर रहे हैं। अब देखिए, एक और चुनाव बीत चुका है, नीतीश कुमार दोनों सीटों पर जीत गए। उन्होंने किसको किसको हराया? कांग्रेस, चिराग और साथ ही साथ सबसे बड़े अपने राजनीतिक बिहार में प्रतिद्वंदी तेजस्वी यादव को। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। बिहार की उन खबरों को जो आप तक ब्रेकिंग के माध्यम से बिहार के अलग अलग खबरिया चैनल पहुंचा नहीं पाते हैं, उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी होती है। लेकिन हम केवल होम डिलीवरी नहीं करते हैं, इंस्टॉलेशन और चीरफाड़ घर पे ही करते हैं। ये पंचनामा है, खबरों की चीरफाड़ होती है और मुझे आप एक आभासीय डॉक्टर भी कह सकते हैं। आज जो विषय आपके समक्ष लेकर आया हूं वो विषय काफी दिनों से बिहार की राजनीति में तैर रही है। ऐसा अगर कहूं कि इसका परीक्षण हो चुका है तो यह भी गलत नहीं होगा। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कुशेश्वर स्थान और तारापुर 2 जगहों पर जदयू चुनाव लड़ने गई थी। ये दोनों सीटें जदयू की ही थी। किसी कारण से दोनों जगहों के उनके विधायकों की मौत हो गई, जिसके बाद रिक्लेम करने के लिए अपने पुराने पोजीशन को नीतीश कुमार को वहां जाना था। शायद नीतीश कुमार के लिए चुनौती इसलिए और कठिन थी क्योंकि उन्हें अपनी खोई जमीन को वापस पाना था। साथ ही साथ ये चुनौती भी थी कि पिछले चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान ने उन्हें डैमेज किया, क्या चिराग पासवान का काट वो ढूंढ पाए हैं? बिहार में नंबर 1 से नंबर 3 तक पहुंचने में नीतीश कुमार की ताकत कितनी कम हुई है? क्या नीतीश कुमार अब वाकई डाउन स्लोप पर है, अब अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाएंगे? तो चुनाव के बाद के पैंतरों को नीतीश कुमार के देखकर ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अपनी ताकत को संचित कर रहे हैं, जमीन पर गिरे हुए किसी खिलाड़ी की तरह। याद होगा आपको, जिस वक्त चुनाव के रिजल्ट्स आए थे और नीतीश कुमार की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा ने बना दिया था, तभी मैंने कहा था कि नीतीश आज जमीन पर गिरे हुए हैं, धीरे धीरे करके अपनी ताकत बढ़ाएंगे, कोई नया समीकरण लाएंगे, कोई नया सगुप्ता छोड़ेंगे और अंततः नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में फिर से काबिज होने का एकमात्र जो लक्ष्य है अपने दम पर, उसे पूरा करेंगे। अब देखिए, एक और चुनाव बीत चुका है, नीतीश कुमार दोनों सीटों पर जीत गए। उन्होंने किसको किसको हराया? कांग्रेस, चिराग और साथ ही साथ सबसे बड़े अपने राजनीतिक बिहार में प्रतिद्वंदी तेजस्वी यादव को। लेकिन पर्दे के पीछे तो वो भाजपा से भी लड़ रहे थे। हालांकि इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर आपको बता दूं कि जहां एक तरफ कुशेश्वर स्थान का कमान उन्होंने संजय झा को दे दिया था, वहीं तारापुर अशोक चौधरी के हवाले करके दोनों सीटों पर जीत हार का फैसला पूरी तरीके से अपने हाथ में उन्होंने सुरक्षित कर लिया था। बहुत टफ कंपटीशन था, लेकिन नीतीश कुमार अजेय निकले। अब नीतीश कुमार की ताकत जो है वो समुद्र में मगरमच्छ की तरह बढ़ गई है। कैसे? नीतीश कुमार दोनों सीटों को जीतने के साथ साथ लवकुश समीकरण को भी साध लेते हैं। इन दोनों सीटों पर नीतीश कुमार ने लवकुश समीकरण को साधा है और साधने के साथ साथ दोनों जगहों पर अपनी जीत भी सुनिश्चित की है। यह स्थापित होता है कि नीतीश कुमार का लवकुश आने वाले समय में बिहार में लालू यादव के एमवाई पर भारी पड़ेगा। वैसे भी बिहार में यादव और कुशवाहा 2 ऐसे बड़ी ताकतें हैं जो बिहार के सत्ता को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं।
लालू यादव ने कई जमाने तक यादवों को एकजुट करके उनके सिर पर चढ़कर, कंधे पर चढ़कर राजनीति की है और हमेशा सिक्का अपना जमाए रखा है। इसी कड़ी में अब नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि जो सोशल इंजीनियरिंग की बात वो किया करते थे उसे जमीन पर उतारकर एक बड़ा राजनीतिक समीकरण गढ़ना होगा और उस समीकरण को अपने पाले में हमेशा के लिए करना होगा। देखिए, नीतीश कुमार जब चुनाव हारे थे तभी उन्हें एहसास हो गया था कि चिराग पासवान अगर डैमेज कर सकते हैं नीतीश कुमार को, तो आने वाले समय में भाजपा ऐसे कई चिराग पासवान को सामने खड़ा कर सकती है और नीतीश कुमार को कमजोर करती ही रहेगी और खुद को मजबूत करेगी। और अंततः एक समय ऐसा आएगा जब नीतीश कुमार इतने कमजोर हो जाएंगे कि बिहार में भाजपा आत्मनिर्भर होकर अपनी सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार को पिछलग्गू बनाकर पीछे छोड़ देगी। यहां तक बात न पहुंचे इसके लिए नीतीश कुमार ने लौकुश साधना शुरू किया था। लौकुश की शुरुआती परिभाषा क्या थी? लौकुश को शुरुआत में गढ़ते समय नीतीश कुमार ने क्या किया था? लौकुश को गढ़ने के लिए नीतीश कुमार सबसे पहला काम किया था कि उन्होंने बिहार में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला और उमेश कुशवाहा को लाया। लेकिन यह सबसे बड़ा उनका कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा, जो कि पूरे चुनाव में नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण में 2% 4% पर सीट वोट काटते गए, उन्हें रोका और कहा कि अगर ये हमारे खिलाफ रहेंगे तो हमारी ताकत को हमेशा हरास करते रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के बिहार की राजनीति में अपने दम पर सरकार बनाने की कोई हिम्मत, कोई चेष्टा नहीं है। हालांकि कल तो उन्होंने लिट्टी चोखा खिलाया हमें भी, लेकिन मैं ऐसा थोड़ी एक लिट्टी चोखा खा लूंगा तो उनकी बड़ाई करने लगूंगा। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में उतने ही यथार्थपूर्ण है, उतने ही सार्थक है जितना नीतीश कुमार उनको बनाएंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर उपेंद्र कुशवाहा जरूर बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं, लेकिन बिहार की सत्ता तक पहुंचना अपने दम पर संभव नहीं है। कई एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा, कोई एक्सपेरिमेंट काम नहीं आया। अंततः नीतीश कुमार को बुलंद करना, नीतीश कुमार को आगे बढ़ाकर देश का प्रधानमंत्री तक बना देने की ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की और साथ ही साथ जो अपनी पार्टी को बिहार की सत्ता में नहीं ले आ पाए वो जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाकर उभारने की बात कर रहे हैं। अब चलिए, थोड़ा बहुत लिट्टी चोखा खा लिए तो उनकी बड़ाई भी कर दे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में तब तक पूरी तरीके से अपनी ताकत में नहीं आएंगे जब तक ये लौकुश समीकरण नीतीश कुमार साधना चाह रहे हैं ये पूरी तरीके से कागज से उठकर जमीन पर नहीं आ जाए। लेकिन इस उपचुनाव में दोनों सीटों पर इस समीकरण का परीक्षण हुआ और दोनों जगहों पर सफल रहा। इसके तहत कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को भी, पिछले दिनों में आपने देखा कि अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कमान थमाई थी, लेकिन आरसीपी सिंह को जैसे ही नीतीश कुमार ने कमान थमाई उन्होंने पहला ही जो गियर बदला वो 4 नंबर मार दिया। नीतीश कुमार को लगा कि पक्का इंजन बैठ जाएगा, ऐसे में जो ड्राइवर है उसको बदलना पड़ेगा। आरसीपी सिंह को बैठाया उन्होंने बाजू वाली सीट पर और ललन सिंह को दे दिया पार्टी की जो गाड़ी है उसका कमान। लेकिन ललन सिंह नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण में कहीं फिट नहीं बैठते हैं। इसमें फिट बैठाने के लिए उनको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा और तब भी शायद ऐसा संभव नहीं हो। शुरुआती दौर में ही आपने देखा था कैसे ललन सिंह और आरसीपी सिंह ने एक दूसरे के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। जहां एक तरफ आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बनकर आकर अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, वहीं नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया। भारत लाइव ने भी खबर चलाई थी कि ललन सिंह को अगर जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी नहीं देंगे या कोई बड़ा अगर साधने वाला काम नहीं करते हैं तो ललन सिंह पार्टी में बड़ी टूट कर सकते हैं। पहले भी कर चुके हैं और ऐसी स्थिति में कौन बलि चढ़ गया? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही थी और उपेंद्र कुशवाहा को रोककर ललन सिंह को बनाना पड़ा और कहीं ना कहीं इस चुनाव में ललन सिंह का अध्यक्ष बनना काम भी आया। सवर्णों का भी एक बड़ा वोट बैंक, खासतौर पर जो भूमिहारों का बड़ा वोट बैंक है जिसे कहा था कि नीतीश कुमार के हाथ से निकल गया है, उसे भी ललन सिंह ने वापस लाया और अच्छी काबिलियत दिखाई। उन्होंने जिस तरह का इलेक्शन मैनेजमेंट किया, जिस तरह का लोगों को टारगेट दिया और जिस तरीके से पार्टी को चलाई, कहीं ना कहीं लोग जानकार ये भी कह रहे हैं कि ललन सिंह आने वाले समय में पूरी ताकत को अपने पास कर लेंगे। लेकिन ललन सिंह पूरी ताकत को अपने पास कैसे करेंगे? जब तक कि इस पार्टी में पैरेलली आरसीपी सिंह अपना भी सिक्का चलाते रहेंगे। आरसीपी सिंह संगठन के भले ही अध्यक्ष हो ना हो, लेकिन आरसीपी सिंह के पास आज भी मत्था टेकने वालों की कमी नहीं है। जदयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं 2 भाग में बांट दीजिए। अगर एक भाग आरसीपी की तरफ है तो दूसरे में से भी आधे लोग आरसीपी के दरवाजे पर माथा टेकने आते हैं। उन्हें पता है कि नीतीश के लौकुश समीकरण में जो लौ जल रही है उसमें आरसीपी सिंह का भी योगदान है और आरसीपी सिंह किस तरीके से इस पार्टी में फाइनेंसरों को जोड़कर रखे हुए हैं ये आप मत भूलिएगा। और आज भी आरसीपी सिंह केंद्रीय मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा है और उनके पास इस्पात विभाग है जिसमें टेंडर और ठेके अच्छे खासे हो सकते हैं। शायद इसी को कंपनसेट करने के लिए बिहार में एक नया समीकरण ललन सिंह लेकर आए। ललन सिंह ने बिहार में ठेकेदारों की भूमिका बढ़ा दी और अपनी पार्टी में एक ठेकेदारों के लिए खास तौर पे अलग से विंग बनाने की तैयारी भी कर ली है। अब एक तरफ जहां फाइनेंसर्स की को जुटा रहे हैं ललन सिंह,
वहीं इस पार्टी में अब जोड़ घटाव के नए सियासी जो समीकरण है वो भी सामने आ रहे हैं। अब जो खबर आपको मैं दे रहा हूं, या सुन लीजिएगा, बहुत ठोक पीट कर आया हूं और बहुत सोच समझ कर आपको ये बात बोल रहा हूं। जदयू में बहुत जल्दी सारे कमेटियों को, ऑलमोस्ट सभी कमेटियों को भंग करने की तैयारी चल रही है। जदयू में सिरे से, नख से सिख तक सब कुछ बदला जाएगा और इन सब के पीछे समीकरण जो डाला जाएगा वो लवकुश होगा। लेकिन आरसीपी सिंह को इस समीकरण से बिल्कुल ही अलग कर दिया जाएगा। आप सही सुन रहे हैं, ऊपर से नीचे तक बदलाव जरूर किया जा रहा है, लेकिन इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि आरसीपी सिंह के जो लोग हैं इस संगठन में बैठे हुए हैं काफी दिनों से और जो कि हिलने नहीं दे रहे हैं, यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को जगह नहीं प्राप्त करने दे रहे हैं, उन सबको चिन्हित करके एक एक करके खोज के संगठन से बाहर निकाला जाएगा, किसी टेम्पोररी पद पर बिठाया जाएगा, मार्गदर्शक मंडल में डाला जाएगा, या फिर हाथ जोड़ के कहा जाएगा कि रास्ता देखिए। और ऐसे लोगों का लिस्ट जो है वो 100 से ज्यादा है। यानी जदयू का खेल प्रकोष्ठ हो, क्रीड़ा देखिए होता है, खेल प्रकोष्ठ हो या फिर सेल प्रकोष्ठ हो, सब में जो आरसीपी सिंह के स्लीपर सेल्स हैं उन सब को हटाया जाएगा और नए समीकरण के तहत, ललन सिंह के समीकरण के तहत, जिसमें जोड़ घटाव करके लोगों को जोड़ा जाएगा। यानी आरसीपी सिंह का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज करने के तैयारी में है। आपको बता दें कि चुनाव में आरसीपी सिंह भी घूम कर वोट मांग रहे थे जदयू के लिए, लेकिन बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर जब भेजा गया आरसीपी सिंह को तो बातें नहीं बन पाए, जिसके बाद केसी त्यागी को जिम्मेवारी दी गई और भाजपा भी केसी त्यागी के साथ बातचीत कर रही है। यानी भाजपा जो आरसीपी सिंह के माध्यम से नीतीश कुमार को काबू करने की सियासत करना चाहती थी, उसको नीतीश ने बहुत पहले ही पकड़ लिया और आरसीपी सिंह अब उतने ही यूजफुल हो गए हैं भाजपा के लिए जितना कि चिराग पासवान है। और ऐसी स्थिति में भाजपा आरसीपी सिंह पर दाव लगाने को तैयार नहीं है। और अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो समझ गए हैं कि आरसीपी सिंह उनके लिए घातक ही होंगे, उतना घातक जितना कि एक समय में भाजपा के माध्यम से सुशील मोदी हो गए थे नीतीश के लिए। और ऐसी स्थिति में अब जब नया समीकरण गढ़ने की बात हो रही है, पार्टी को नक्श सिख तक बदलने की बात हो रही है, तो इन सब में आरसीपी सिंह के करीबियों की छुट्टी होनी तय है। कई लोगों के नाम मेरे जहन में है, एकदम लिस्ट बना हुआ है, लेकिन आज मैं ये लिस्ट जारी करके उन लोगों की रातों की नींद नहीं उड़ाना चाहता हूं। कल बहुत बड़ा फैसला हो सकता है जदयू की तरफ से आ जाए, तब तक मैं इंतजार करता हूं। मैं भी देख लेता हूं कि किन लोगों को रात भर बेचैनी बढ़ जाती है। मुझे पता है कि इस खबर के जैसे ही ये सार्वजनिक होगा वैसे ही जदयू में बेचैनी हो जाएगी। मेरे फोन पर भी कई लोगों के फोन आने शुरू हो जाएंगे, तब तक और भी जानकारियां मेरे समक्ष आ जाएंगी। एकदम जो सदा सदाया समीकरण है वो लेकर कल बाबा के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के पंचनामा में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।